अस्सलाम वालेकुम बेटा। मैं अ, अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने। हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी का, और वो था ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज इसलिए होती है कि रेडियस छोटा हो रहा होता है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट होता है। यू नीड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। इसी तरह बेटा टॉप टू बॉटम अगर हम डिस्कस करें तो टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। उसका रीजन ये है कि ऊपर से नीचे आते हुए शेल, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं और शेल इंक्रीज होने की वजह से शील्डिंग बढ़ती है। शील्डिंग किन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है? इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। तो शील्डिंग इंक्रीज होती है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होती है और इसीलिए बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होती है। तो हमने आयोनाइजेशन एनर्जी का पहले सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा और उस इंट्रोडक्शन के बाद बेटा हमने लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम ट्रेंड पढ़ लिया। हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला स्टेप। आज हम लोग कुछ आयोनाइजेशन एनर्जी की टाइप्स डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा क्यों हुआ? हाँ, एक मिनट। सो इट्स नॉट वर्किंग। ओके, आई थिंक थोड़ी शायद थोड़ा लैगिंग हो रही है मेरे ख्याल से। हाँ, आई थिंक थोड़ी लैगिंग हो रही है। ओके, तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन अगर अपनी गैशियस फॉर्म में हो और आप उसे आयरन प्लस वन गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करें और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी है। अच्छा, ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों है? मतलब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन नहीं बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू द की पॉइंट बोल रहा हूँ। ये आयोनाइजेशन इसलिए है क्योंकि दिस इज द प्योर एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, राइट। अच्छा, इसी तरीके से बेटा अगर मैं आयरन प्लस वन को मजीद हीट करूं बेटा या मजीद एनर्जी दूं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आयरन टू प्लस के अंदर गैशियस स्टेट एक इलेक्ट्रॉन, राइट। अच्छा, ये भी आयोनाइजेशन एनर्जी है अकॉर्डिंग टू द की पॉइंट। क्यों? क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें बेटा तो इस इक्वेशन में जो आ, न- आपने एनर्जी प्रोवाइड की हुई है वो टोटली किस पर्पस में यूज हो रही है? टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। और हम कहते हैं, हमने अपनी लास्ट क्लास में ये बहुत डिटेल से डिस्कस किया था कि आयोनाइजेशन एनर्जी उस प्योर एनर्जी को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए यूज हो। बस कुछ पार्ट ऑफ दैट एनर्जी किसी और पर्पस में यूज हो गया तो वो आयोनेशन नहीं होगी, तो इसलिए ये भी आयोनेशन हुई। एक आखिरी एग्जांपल और देता हूं बेटा। अगर मैं आयरन टू पॉजिटिव गैस को मजीद हीट करूं, मजीद एनर्जी दूं, ठीक है, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन मजीद रिमूव कर दूं बेटा, तो अकॉर्डिंग टू द की पॉइंट इट्स अगेन आयोनाइजेशन एनर्जी बिकॉज इट्स अ प्योर एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन ओनली। ये सारी आयोनाइजेशन है। फर्क क्या है इसमें? ये जो फर्स्ट वाली आयोनाइजेशन है इसे कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। उसी को आपने एक स्टेप और आगे ले गए तो आप इसे बोलेंगे बेटा सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। आप उसे एक स्टेप और आगे ले गए, आप इसे कहेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात सुन ले। जब आपसे कोई पूछता है
कि डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी। जब भी आपको बोलेगा डिफाइन आयोनाइजेशन, इसका मतलब है आपसे फर्स्ट आयोनाइजेशन की बात कर रहा है, ठीक है। और अगर आपके एग्जामिनर को या किसी को आपसे पूछना हो कि सेकंड आयोनाइजेशन बताओ, तो बेटा वो लिखेगा, वो बोलेगा कि डिफाइन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और अगर वो कुछ ना बोले, आपको बोले डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका मतलब होता है वो आपसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है। तो अब सवाल ये है कि सर अगर कोई हमसे पूछे कि डिफाइन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो हम डेफिनेशन क्या करेंगे? डेफिनेशन के अंदर एक वर्ड चेंज कर देंगे, एक वर्ड, जस्ट वन वर्ड। वो क्या है बेटा? देखिए मैं आपको जब आप आयोनाइजेशन की डेफिनेशन कर रहे थे तो आपने क्या कहा था? energy required to remove 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atom। बेटा यहां पे छोटा सा चेंज आ जाएगा, मैं लिख देता हूं, शाबाश, गैशियस साइन के साथ। लेकिन अगर वो सेकंड बोल रहा है तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, हैविंग चार्ज 1 प्लस, सही है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिखता हूं एनर्जी रिक्वायर्ड to remove 1 mole of electron from 1 mole of गैशियस आइन हो जाएगा। एक बात, हैविंग चार्ज, हैविंग चार्ज 1 प्लस, ये हो गई सेकंड आयोनाइजेशन की डेफिनेशन। अब सोचो अगर आपसे कोई बोले कि यार डिफाइन थर्ड आयोनाइजेशन, तो इस पूरी डेफिनेशन में चेंज कहां जाएगा? जहां तुमने लिखा है ना चार्ज 1 प्लस, वहां क्या लिखोगे? चार्ज 2 प्लस। सोन आपसे बोले कोई फिफ्थ आयोनाइजेशन डिफाइन करो, तो बेटा हैविंग चार्ज 4 प्लस एंड सोन। अच्छा यहां पे एक और चीज सीख लें, बस हमेशा याद रखिएगा बेटा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा लेस देन होगी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा लेस देन होगी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से बेटा, लेस देन होगी बेटा थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी से, लेस देन होगी फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी से एंड सो ऑन। तो जो आयोनाइजेशन एनर्जीज है बेटा, ठीक है, वो हमेशा इस सीक्वेंस में होती है। अब सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है, वाई, यानी वाई द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन द सेकंड, सेकंड इज लेस देन द थर्ड, थर्ड इज लेस देन द फोर्थ एंड सो ऑन। डू यू हैव एनी आइडिया? देखो सुनो, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूं। जब आप किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे बेटा, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद जिसे आप फर्स्ट आयोनाइजेशन कह रहे हैं, वो एटम एटम नहीं रहेगा बल्कि आयन बन जाएगा, ठीक है? यस और नो? अब ये बन गया पॉजिटिवली चार्ज आयन, राइट? अब सोचो किसी न्यूट्रल पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है या किसी चार्ज पार्टिकल से, यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है? इजी कहां से होगा? न्यूट्रल से है। चार्ज वाले से कैसे हो सकता है? देखो बेटा, अगर आप किसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पॉजिटिवली चार्ज की ऑलरेडी स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होगी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो बताओ क्या उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी होगा? जी नहीं। तो सेकेंड आयोनाइजेशन इज ऑलवेज हायर देन द फर्स्ट। अब सोचो आपने एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, वेरी गुड। अब जरा देखो, अब चार्ज हो गया 2 प्लस, बताओ प्लस 1 वाले में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है या प्लस 2 वाले में से? प्लस 1 वाले में से। प्लस 2 का चार्ज और ज्यादा हो जाएगा बेटा, इस तरह क्या होगा कि प्लस 2 के चार्ज में से इलेक्ट्रॉन निकालना और डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है? एक मिनट, मैं जरा इसको वापस देखूं, कुछ गड़बड़ हो गई है शायद यार। नो, ओके ओके ओके, चलो
तो याद रखिएगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज हायर, लेस देन द सेकंड बेटा, लेस देन द थर्ड, लेस देन द फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा। इसी के साथ हमारा एक छोटा सा टॉपिक हम और पढ़ते हैं आयोनाइजेशन का, उसके बाद हम ट्रेंड की तरफ वापस से आएंगे, लेकिन जरा स्पेसिफिक हो जाएंगे। हमने पढ़ना है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, छोटा सा टॉपिक है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी एंड group of an element, successive ionization energy and group of an element। अच्छा, अब यहां पर सबसे पहले दो बातें। पहली बात तो बेटा, ग्रुप किसे कहते हैं? अगर आप ओ लेवल्स के कॉन्सेप्ट में भी आओ तो आपको मुझे यकीन है याद होगा, ओ लेवल्स में आप ग्रुप कैसे पहचानते थे किसी एलिमेंट का? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। कभी भी आपसे कहा जाता था ओ लेवल्स के अंदर के बेटा इस एलिमेंट का ग्रुप बताओ, तो आप बेसिकली उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते थे। बस वही बात दिमाग में रखिएगा कि किसी एलिमेंट का ग्रुप उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से पहचाना जाता है, ठीक है। अब आते हैं व्हाट इज मेंट बाय सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं? देखो बेटा, अभी मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आप किसी गैसियस एटम में से एक एक करके सारे इलेक्ट्रॉन हटा दें, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल है? प्रैक्टिकली आप कभी किसी गैसियस एटम में से सारे इलेक्ट्रॉन हटा सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता, थ्योरेटिकल होता है। तो अगर आप एक एक करके किसी गैसियस एटम में से सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दे बेटा, तो वो जो सम ऑफ द एनर्जी होगा, सबका सम अप, उसे बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एक एक करके आप सारे इलेक्ट्रॉन निकालें। हम ऐसा क्यों करेंगे और इसका ग्रुप से क्या लिंक है, इसी बात को डिस्कस करना है। पहले मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख देता हूं ताकि आपको चीजें याद रहें बेटा, और वो है जैसे सम ऑफ एनर्जीज टू रिमूव वन बाय वन all the electrons, one by one all the electrons from a gaseous एटम। अगर आप एक गैसियस एटम लें और उसमें से एक एक करके सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो वो जो समअप होगा एनर्जी का, उसे क्या बोलेंगे बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखिए, लेट्स सपोज, ठीक है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, एक छोटी सी बात, हम सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी से ग्रुप कैसे निकाल सकते हैं? लेट मी एक्सप्लेन इट। सपोज करो बेटा कि एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट का प्रोटॉन नंबर था सपोज 13, ठीक है बेटा, गौर से देखिएगा, बात समझ में आ जाएगी। ये उसका फर्स्ट एनर्जी लेवल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये उसका सेकंड एनर्जी लेवल है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन है। और इसी तरीके से बेटा ये इसका थर्ड एनर्जी लेवल है और इसमें इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब एक मिनट रुक के पहले ना बात को समझिएगा, ठीक है, छोटी सी एक बात समझाता हूं। आपने क्या किया, इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो आप इस एनर्जी को क्या बोलेंगे? फर्स्ट आयोनाइजेशन कहेंगे। सुनते जाइएगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इसकी एनर्जी है 10 किलो जूल, यानी इट नीड्स 10 किलो जूल टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, सपोज करो। ओके, आपने क्या किया,
अगला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड की, जिसे आप कहेंगे बेटा सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सेकंड आयोनाइजेशन फर्स्ट से ग्रेटर होगी, अभी मैंने बताया था, यस और नो। तो मैं सपोज कर रहा हूं जो सेकंड आयोनाइजेशन है वो है 500 किलो जूल। ठीक है, आपने सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, आपने चाहा यार एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करते हैं। ठीक है, तो वो एनर्जी जो थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगी बेटा, उसे आप कहेंगे थर्ड आयोनाइजेशन, यस और नो। सपोज करो वो थी 1500 किलो जूल। ओके, कितनी? 1500 किलो जूल। ठीक है, ये हो गई थर्ड। आपने सोचा एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करते हैं। अब देखिएगा, अगर आप फोर्थ इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे बेटा, तो आप उसे कहेंगे फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी। मेरा क्वेश्चन डिफरेंट है आपसे, थोड़ा सोच समझ के बताइएगा बेटा। अगर आप फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी को कंसीडर करें, तो फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी का वो तो ग्रेटर होगी थर्ड से, वो नहीं पूछ रहा हूं मैं, पूछ रहा हूं फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस फर्स्ट और सेकंड वाली की तरह होगा, सेकंड और थर्ड वाले के डिफरेंस की तरह होगा, या आउटस्टैंडिंग डिफरेंस होगा? क्यों कहा आपने या क्यों सोचा आपने कि ये आउटस्टैंडिंग डिफरेंस होना चाहिए? इसलिए कि आपका डिस्टेंस क्या हो गया है, कम हो गया है। तो अब जो डिफरेंस आएगा वो फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन, सेकंड और थर्ड वाला जैसा नहीं आएगा, बल्कि एक ह्यूज डिफरेंस आएगा। लेट्स सपोज बेटा, मैं उस डिफरेंस को लिख देता हूं, वो है 10,000 किलो जूल। अब देखते जाइएगा, बात नहीं खत्म हुई। ठीक है, आपने एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करना चाहा, इसे आप कहेंगे फिफ्थ आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट? अच्छा, मैं आपसे फिर एक सवाल पूछता हूं, फिफ्थ आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी ग्रेटर देन द फोर्थ? ये सवाल नहीं है, सवाल ये है द डिफरेंस बिटवीन फिफ्थ एंड फोर्थ, इनका जो डिफरेंस होगा एनर्जी का, वो थर्ड और फोर्थ की तरह होगा या अगेन नॉर्मल डिफरेंस होगा? आप क्यों सोचते हैं कि अब का डिफरेंस फिर से नॉर्मल होगा? क्योंकि आप एक ही शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, अभी डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा है। अंडरस्टैंड? तो लेट्स सपोज मैं इसे कहता हूं 11,000, सपोज करो 11,000 किलो जूल। एक आखिरी सवाल करके बात को खत्म करता हूं, ठीक है? लास्ट बात बेटा, सपोज करो ये सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन आपने निकाला, सिक्स्थ आयोनाइजेशन विल बी ग्रेटर देन द फिफ्थ, ये तो मुझे भी पता है। मेरा कुछ और सवाल, बताओ फिफ्थ और सिक्स्थ का डिफरेंस इन एनर्जी थर्ड और फोर्थ की तरह होगा या अगेन नॉर्मल? नॉर्मल होगा, क्योंकि आप सेम शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। मेरी बात समझ आ गई? सपोज करो बेटा, मैं इसको बोलता हूं ये है 13,000 किलो जूल। अब आप देखिएगा, मैंने जो कुछ यहां लिखा है मैं इसे अलग से लिखना चाह रहा हूं, आप मेरा साथ दीजिएगा थोड़ा। यहां मैं लिख रहा हूं आयोनाइजेशन एनर्जी किलो जूल्स के अंदर, ठीक है बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये उनकी वैल्यू किलो जूल में। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। गौर से देखिए, मैंने फर्स्ट हाइड्रोजन एनर्जी की इक्वेशन क्या, मैंने फर्स्ट हाइड्रोजन एनर्जी की वैल्यू क्या सपोज की थी बेटा? 10। मैं लिख रहा हूं 10। सेकंड वाली क्या थी बेटा? 500। थर्ड वाली क्या थी बेटा? 1500। फोर्थ वाली 10,000। इसी तरह 5 वाली बेला फिफ्थ 11,000। इसी तरह 6 जो है वो 13,000। अच्छा, अब गौर से देखें, आपको पेपर में अगर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज दे दी जाए, तो वो आपसे बोलेगा बताओ ग्रुप कौन सा है, एक्सप्लेन करो ग्रुप कौन सा है। बहुत आसान तरीका है, देखो बेटा, अगर आपको सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी दे दी जाए और वो आपसे पूछे कि इस एलिमेंट का ग्रुप बताओ, तो आपने सबसे पहले फर्स्ट लार्जेस्ट जंप देखना है। फर्स्ट
लार्जेस्ट जंप बेटा, यानी आपने सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी में फर्स्ट लार्जेस्ट जंप देखना है, तो वो जंप कहाँ आ रहा है, थर्ड और फोर्थ में, ये आ गया। आपने बोला दिस इज द लार्जेस्ट जंप, दिस इज द लार्जेस्ट जंप, हो गया। अब बताओ बेटा कितने इलेक्ट्रॉन के बाद जंप आया, इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो बेटा अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 3 हो जाए तो ग्रुप क्या हो जाएगा, ग्रुप 3 या फिर 13, ठीक है, 3 भी बोलते हैं 13 भी बोलते हैं। अब ए लेवल्स के अंदर ज़्यादातर जो है वो उन्होंने 10 ऐड कर दिया है, बताऊंगा क्यों। तो ये हो गया ग्रुप 3 या फिर ग्रुप 13 बेटा। तो कितना आसान है पहचानना। एक छोटी सी बात और याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा फर्स्ट लार्जेस्ट जंप, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वाई आई एम सेइंग द फर्स्ट लार्जेस्ट जंप, वाई ऐसा क्यों है कि मैं कहता हूँ कि फर्स्ट लार्जेस्ट जंप देख, क्योंकि आपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन देखने हैं ना, तो आउटर मोस्ट शेल के बाद जब अंदर वाला पहला शेल चेंज होगा, फर्स्ट शेल चेंज होगा, तो आपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन देख लेने हैं। लेकिन बेटा अगर आप गौर करो तो इसी तरह का एक लार्ज जंप कब आएगा, सोचो, जब ये सेकंड शेल के 8 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे तो भी तो लार्ज जंप आएगा, यस और नो। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी देखना है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर हमेशा फर्स्ट लार्जेस्ट जंप देखना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो हम इसे कैसे कह रहे हैं, छोटी सी एक बात मैं लिख देता हूं ताकि आपको पॉइंट याद रहे ना, कि आपको सर ने डायग्राम बना दी लेकिन इसका मतलब क्या था वो समझ में आ जाए। तो मैं छोटी सी एक यहाँ स्टेटमेंट लिख देता हूँ, एक की पॉइंट टाइप का बना देता हूँ आपके लिए ताकि आसानी हो आपको बेटा, कि वी may predict group of an element. We may predict group of an element with the help of successive ionization energy बेटा, successive ionization energy। और एक्सप्लेनेशन में आप इसका एक स्टेटमेंट और लिख सकते हैं, द लार्जेस्ट जंप, आउटस्टैंडिंग जंप भी बोल सकते हैं आप इसको, द लार्जेस्ट जंप इन successive ionization energy shows change in energy level, change in एनर्जी लेवल। तो ये कितना आसान है कि अगर आपको सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी दे दी जाए बेटा, तो आप उनमें लार्जेस्ट जंप देख करके बता सकते हैं कि उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। बट कीप इन माइंड इट विल बी द फर्स्ट लार्जेस्ट जंप, फर्स्ट लार्जेस्ट जंप। यूजुअली 5-6 ही देता है तो उसमें आ जाता है, मतलब ज़्यादा वो नहीं होता, बहुत बहुत टिपिकल सवाल नहीं होते इसके। अब इन्हीं को घुमा फिरा के कभी फॉर्मूला पूछ लेता है कि अगर एलिमेंट प्रेडिक्ट हो गया तो बोलेगा बताओ, अगर सपोज करो ग्रुप प्रेडिक्ट हो गया तो आपको बोलेगा ये बताओ इस ये जो एलिमेंट है इसका हेलोजन के साथ अगर बॉन्ड बने तो किस नेचर का हो, मतलब इस तरह के सवाल पूछता है। सपोज करो जैसे एक एलिमेंट एक्स था, उसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के बाद जंप आ गया, तो वो किस ग्रुप का है, ग्रुप 1 का है। अब वो आपसे कह रहा है अगर ये एलिमेंट क्लोरीन के साथ कंबाइन हो तो बताओ इसमें नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होगी, आयोनिक। समझ में आ रही है बात। तो इस तरह की बातें करता है, या बात वही घुमा फिरा के करेगा। या जैसे सपोज करो आपने आपको उसने बोला कि ये जो सक्सेसिव एनर्जीज है ये सेकंड पीरियड में से किसी की है,
ठीक है। और सपोज करो उसमें 2 के बाद जंप आ रहा है, तो 2 के बाद जंप आने का मतलब ये हो गया वो ग्रुप 2 का है, राइट। अब वो आपको बोल रहा है ये बताओ कि अगर ये सेकंड पीरियड में है तो उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ। तो इस तरह के सवाल मिक्स करके दे सकता है, बट उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही होगा कि आप फर्स्ट लार्जेस्ट जंप देखेंगे, उस फर्स्ट लार्जेस्ट जंप से आप क्या पहचान लेंगे बेटा, उस एलिमेंट का ग्रुप। और जब आप ग्रुप पहचान लेंगे उसके बाद तो मसला ही नहीं है, सारा काम सॉल्व हो जाएंगे। पीरियड 2 पीरियड 3 वगैरह अभी हम और डिस्कस करेंगे जब हम पीरियड टेबल कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह आएंगे और अच्छे तरीके से उसको पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा बेटा सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। अब मुझे आपको लेफ्ट टू राइट कुछ स्पेसिफिक फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज पढ़ानी है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा मैं आपको दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स दूं, ठीक है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हमारे पास दो हैं। पहला कॉन्सेप्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं वो है पीरियोडिक टेबल कॉन्सेप्ट बेटा। तो पहला कॉन्सेप्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो है पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक टेबल कॉन्सेप्ट। अच्छा जरा बात को समझना है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा समझना है। देखो बेटा, आपको पता है आपका रीसेंट जो पीरियोडिक टेबल है वो मेंडलीव का डिजाइन किया हुआ। अच्छा, इसने बहुत अच्छा काम किया, मुझे पर्सनली इसका काम बहुत पसंद भी है, मेंडलीव का काम मुझे पसंद भी, आपको भी पसंद आएगा, मतलब इसने काम बड़ा अच्छा किया। देखिए आप अपनी प्रीवियस नॉलेज को जरा यूज करें। सबसे पहला सवाल ये बताएं, अब तक डिस्कवर होने वाले सब एनर्जी लेवल्स कितने हैं? 4। कौन से 4? एस, पी, डी और एफ है। मेंडलीव ने कहा कि अगर अब तक डिस्कवर होने वाले सब एनर्जी लेवल्स 4 हैं तो इट मींस एलिमेंट्स की एंडिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 हो। क्या मतलब? मतलब ये हो सकता है कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस सब एनर्जी लेवल पे एंड हो रही हो, कुछ की पी पे एंड हो रही हो, कुछ की डी पे एंड हो रही हो और कुछ की एफ पे एंड हो रही हो। यस और नो? तो अगर सब एनर्जी लेवल 4 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एंडिंग प्रोबेबिलिटी भी कितनी है? 4। कुछ एस पे एंड होंगे, कुछ पी पे एंड होंगे, कुछ डी पे होंगे और कुछ एफ पे होंगे। तो मेंडलीव ने कहा कि अगर 4 पॉसिबिलिटीज हैं एस पी डी एफ की, तो हम एक काम क्यों नहीं करते कि हम वो सारे एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस पे एंड हो रही हो उन सबको हम पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट साइड पे रख के, सबसे लेफ्ट साइड पे रख के उस पूरे ब्लॉक का नाम रख देते हैं एस ब्लॉक। गौर से सुनिएगा क्या कहा उसने। उसने कहा इस जगह वो एलिमेंट रखो जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पे एंड हो रही हो? एस पे। ओके। फिर इसने कहा इस पीरियोडिक टेबल के सबसे राइट साइड पे, ठीक है, इस पीरियोडिक टेबल के सबसे राइट साइड पे उन एलिमेंट्स को रखो जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पे एंड हो रही हो बेटा? पी पे। तो हमने इसका नाम क्या रख दिया? पी ब्लॉक। हो गया डन। आगे देखिए बेटा, इसने कहा वो एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी पे एंड हो रही है उन्हें एस और पी के बीच में रखो और उनको क्या कह दो? डी ब्लॉक। अभी आएंगे वो भी बताऊंगा। अब सुनिए, और इन्होंने कहा बेटा कि आप इनको अलग से ही रखो, ये जो है ना, ये आपको, आपने अक्सर आप पीरियोडिक टेबल अगर आप दोबारा गौर से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये अलग से क्यों होते हैं और ये अलग से हैं क्या। बेसिकली ये वो एलिमेंट है बेटा जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पे एंड हो रही है? एफ पे, इसलिए इनका नाम क्या रखा है आप लोग। अब देखो मेंडलीव ने सिर्फ यहां लाके नहीं छोड़ा, मेंडलीव ने बड़ी अच्छी बात बोली। आप सोचो थोड़ा, ये बताओ एस सब एनर्जी लेवल में कितने ऑर्बिटल है? 2। एस के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो सॉरी, एस के अंदर ऑर्बिटल कितने? 1। और एस के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2।
अगर s सब एनर्जी लेवल में एक ऑर्बिटल है और s सब एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ऑब्वियसली s में दो प्रोबेबिलिटीज हो गई। हो सकता है s सब एनर्जी लेवल पे जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हो रही हो, उनमें से कुछ एलिमेंट ऐसे हो जो S1 पे एंड हो रहे हो और कुछ एलिमेंट ऐसे हो जो S2 पे एंड हो रहे हो। दोनों पॉसिबिलिटीज है। उसने कहा चूंकि S के अंदर दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसने कहा S में दो कॉलम्स बना लो। बहुत अच्छी बात, बहुत बेहतरीन बात, समझ आ रही है। आप सोचो पहला कॉलम उसने किसको दिया? S1 वालों, S1, और दूसरा किसे दिया? अब सोचो P में तीन ऑर्बिटल होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो बेटा P के अंदर एंडिंग प्रोबेबिलिटी 6 हो गई। यानी हो सकता है कोई एलिमेंट P1 पे एंड हो रहा हो सकता है कोई एलिमेंट P2 पे एंड हो रहा हो, P3 पे, P4, P5, P6। तो उसने कहा क्योंकि P के अंदर 6 प्रोबेबिलिटी है, तो हम P के अंदर टोटल 6 कॉलम्स बनाते हैं। देखो 1, ये 2, आपको समझ आएगा पीरियोडिक टेबल उसने डिजाइन कैसे किया था। 2, ये हो गया 3, इसी तरह बेटा ये 4, ये 5 एंड दिस वन इज 6। ये हो गया। अब देखते जाओ, बेहतरीन चीजें बताने लगा हूं, अभी देखिएगा तुम। अच्छा अब बताओ, एस के अंदर थे दो कॉलम, पी के अंदर थे 6 कॉलम, तो बता सकते हो डी में कितने होंगे? भाई डी में कितने कॉलम होने चाहिए? डी में 5 ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स 10 आ सकते हैं, तो डी में कॉलम कितने होने चाहिए? 10, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कितनी है? 10। D1 पे एंड हो जाए, D2 पे कोई चीज एंड हो जाए, D3 पे हो जाए, D4 एंड सो ऑन। इसीलिए उसने डी के अंदर कितने कॉलम्स बनाए बेटा? 10। मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा बनाना चाह रहा हूं ताकि मेरी बात अच्छी तरह समझ आ जाए। 1, ये 2, 3, ये 4, ये 5, 6, 7, ये 8, ये 9 और वो 10 हो गया। ठीक है, एक चीज और देखिए, जरा एक और चीज देखिए। आप सोचो, अब जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे ना, तो आपको मजा आएगा उसको देख के। कैसे? लेट मी टेल यू। देखो बेटा, मेंडलीव ने कहा, जरा एस ब्लॉक को गौर से देखिएगा। अब एस ब्लॉक में हो क्या रहा है जरा देखिएगा। इधर सबसे पहला मेंबर होता है लिथियम, इसके नीचे होता है सोडियम, इसके नीचे होता है पोटेशियम, इसी तरह इधर होता है बेरिलियम, यहाँ होता है मैग्नीशियम और यहाँ होता है कैल्शियम। मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और समझाता हूँ, बड़े मजे के हैं। इसने बहुत सोच समझ के पीरियोडिक टेबल बनाया। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, इसके नीचे आर्गन, इसके नीचे क्रिप्टन, ये 18 और ये 36 बेटा। इसी तरह एल्यूमिनियम, यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ फॉस्फोरस, यहाँ सल्फर, यहाँ क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ जिंक होगा, यहाँ स्कैंडियम होगा। ये 21 हो गया और ये 30 हो गया बेटा। अब जरा देखिएगा, इसने बड़ी अच्छी बात बोली, जरा देखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसने कहा ये जो एस ब्लॉक का पहला मेंबर आपको नजर आ रहा है लिथियम, जरा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। तो आप क्या करेंगे जरा देखिएगा, बड़ी मजेदार है। देखिए, आपने कहा 1s2 2s1। पहली बात, ये S1 पे एंड हुआ। अच्छा, कौन से S1 पे एंड हुआ? 2s1 पे। एग्री? अब जरा इसके नीचे वाले पे गौर कीजिएगा, दोबारा देखिए, बड़ी जबरदस्त चीज है ये। सोडियम को देखिएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। ऊपर वाला किस पे एंड हुआ था?
2s1, नीचे वाला 3s1। बता सकते हैं उसके नीचे वाला किस पे एंड होगा? हाँ, ये देखिएगा बेटा, जरा पोटेशियम को देखिएगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 पे एंड हुआ है। बता सकते हो उसके नीचे वाला किस पे एंड होगा? भले आपको ना पता हो कि वो एलिमेंट कौन सा है, दफा करो, लेकिन आपको ये पता है कि वो एंड किस पे होगा? 5s1 पे, पता है? उसके नीचे फिर क्या होगा? 6s1, उसके नीचे 7s1 पे। अच्छा, अब देखें, दोबारा देखें जरा, दूसरे वाले ग्रुप को देखिएगा, बड़े मजेदार चीज बनाई है इसने। ये देखें, 1s2, ये 2s2 पे एंड हुआ है, एग्री? किस पे एंड हुआ है? 2s2 पे। अब दोबारा देखिएगा, जरा मैग्नीशियम को देखें, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 पे एंड हुआ है। कैल्शियम किस पे एंड होगा बताओ? आप देखें, आप किसी एक एलिमेंट को बस पकड़ लेना, आपको पूरा ग्रुप लेफ्ट टू राइट हर चीज समझ में आ जाएगी। मतलब बहुत बेहतरीन डिजाइन किया। अब देखो, पता है मैं जब छोटा था ना, तो मेरे दिमाग में ये सवाल आता था कि यार, ये इसने डी ब्लॉक इधर बीच से क्यों शुरू किया है? मतलब ऊपर से करता, जरा साइड पे रखता, एफ को अलग रख दिया। देखो, इसने बड़ा जबरदस्त बात बोली। इसने कहा कि कैल्शियम को जरा आप गौर से देखें बेटा, तो ये है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 होता है। आपको पता है 4s2 के बाद क्या आता है? 3d1। इसने कहा 4s2 के बाद 3d आता है, तो मैंने कंटिन्यूएशन रखने के लिए डी ब्लॉक 4s2 के बाद वाले से शुरू कर दिया। कैसा? यानी अगर कैल्शियम 4s2 पे एंड हो रहा है, तो आपको पता है स्कैंडियम किस पे शुरू होगा? 3d1 पे शुरू होगा। तो बताओ, कंटिन्यूअस चल रहा है नहीं चल रहा है? कंटिन्यूएशन है नहीं है? तो ऐसा नहीं है कि उसने खामा में जो है ना डी को बीच में रखा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरीके से बस दो चीजें और देख लो, ये बोरॉन है 5, 1s2, 2s2, 2p1। इसी तरह ये एल्यूमिनियम 13 है बेटा, देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। अब आप बताओ, ऊपर वाला 2p1, नीचे वाला 3p1, बताओ उसके नीचे वाला क्या होगा? उसके नीचे, उसके नीचे। अब तुम सोचो, देखो तुम्हें कितनी नॉलेज दे दी उसने। वो कह रहा है सब, तुम्हें पता है मेंडलीव के मरने के बाद बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हुए, लेकिन लेकिन उसने किया क्या था कि जगह छोड़ दी थी, गैप छोड़ दिया था। उसने कहा था जब भी कोई एलिमेंट आएगा, वो इसी गैप में आएगा। और ऐसा ही हुआ कि एक नया एलिमेंट आया और वो उसी गैप के अंदर आया। ठीक है? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, सपोज करो, अगर मैं आपसे जरा सोच समझ के जवाब दे, ये मैंने एक सर्किल कर दिया, बता सकते हो इस सर्किल में जो भी एलिमेंट आएगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड किस पे हो रही होगी? सोचो, पूरा बताओ। 6p3, यस और नो? एक और पूछता हूं, बता सकते हो यहां जो आएगा इधर, ये कौन सा होगा? बोलो, ये किस पे एंड हो रहा होगा? सोचो। 4p, 4 पे एंड हो रहा होगा। समझ आ रही है? इसी तरह बेटा, आपको पता है नियॉन 10 होता है, करके देख लो, 2p6 पे एंड होगा। किस पे एंड होगा? 2p6। इसी तरह आर्गन किस पे एंड होगा पता है? 3p6। इसी तरह क्रिप्टन किस पे एंड होगा? 4p6। उसके नीचे वाला 5p6 एंड सो ऑन। अब तुम्हें समझ आई बात? अब छोटी सी बात ए लेवल्स वाली जरा याद रख लेना बेटा, बहुत आसान है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S1 पे एंड हो रही हो, किस पे एंड हो रही हो? तो बेटा ग्रुप 1 कहलाता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S1 पे एंड हो रही हो, S1 पे, तो वो ग्रुप क्या होगा? 1। अगर S2 पे एंड हो रही हो बेटा, तो ग्रुप 2 होगा। इसी तरह बेटा, अगर P1 पे एंड हो रही हो, तो ग्रुप क्या कहलाएगा? 3।
ओ लेवल्स में 3 बोलते थे, ए लेवल्स के अंदर इसको 13 कह रहे हैं। आपको पता है इसको 13 क्यों कह रहे हैं? गौर से देखो बेटा, 2 और 3 के बीच में 10 डी ब्लॉक एलिमेंट आ गए, यस और नो? तो इसीलिए 10 को इंक्लूड करके उसे क्या कह दिया, 13। यानी शुरू के 2, उसके बाद 10 डी ब्लॉक के, तो 2 और 10 कितने हो गए, 12, और एक उसके बाद 13 से शुरू कर दिया, 13 से शुरू कर दिया, दैट्स। तो 2 के बाद डायरेक्ट 13 से शुरू नहीं है, एक्चुअली 2 के बाद जो 10 एलिमेंट्स हैं वो किसके इंक्लूड कर दिए इन्होंने, डी ब्लॉक वालों के। इसी तरह बेटा अगर P में 2 हो तो 4 या 14 बोलते हैं, इसी तरह 5 या 15 बोलेंगे, 6 या 16 बोल दो, 7 या 17 बोल दो, इसी तरह 8 या फिर 18 बोल दो, ग्रुप 18, ठीक है। अच्छा, दो बातें याद रखिएगा मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की। एक, उसने हाइड्रोजन को कहीं भी नहीं रखा, बीच में लटका दिया, आपको पता है? उसने हाइड्रोजन को बीच में लटका दिया, कहीं भी नहीं रखा, ना लेफ्ट ना राइट, कहीं भी नहीं। जी बेटा, हाँ, उसने क्या किया, नहीं उसने बीच में रख दिया, उसने हाइड्रोजन को छेड़ा ही नहीं, बोला भाई मुझे नहीं मालूम इसे कहाँ रखना चाहिए। एक और चीज देखिएगा, देखो अगर S2 हो तो ग्रुप 2 में आता है ना, लेकिन आपको पता है एक एक्सेप्शन है, हीलियम। बस ये दो काम याद रखिएगा अलग से। हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा, 1s2, 1s2 अगर हो जाए तो बताओ S2 का मतलब क्या हो गया, व्हाट इज मेंट बाय S2, ग्रुप 2, लेकिन हमने उसे रखा कहाँ है नोबल गैसेस के अंदर। तो ये दो एक्सेप्शंस याद रखिएगा, एक हाइड्रोजन को कहीं भी पुट नहीं कर सके, और एक हम लोग बेटा ये जो हीलियम है उसको हमने ग्रुप 2 के अंदर रखा है। तो ये हो गया मेरा पीरियोडिक टेबल कॉन्सेप्ट। बस जल्दी जल्दी दो बातें सुन लो ताकि तुम्हें फिर पास पेपर में मसला ना हो। एक बात याद रखिएगा बेटा, हाउ टू आइडेंटिफाई ग्रुप इन ए लेवल्स। ग्रुप कैसे पहचानोगे, देखो ओ लेवल्स में क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। अब तो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो होती नहीं है यहाँ पे, अब क्या करेंगे, तो ग्रुप पहचानने का तरीका क्या है, गौर से सुनिएगा। अगर बेटा S में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हो रही हो S1 पे, तो याद रखिएगा उसका ग्रुप 1 होगा बेटा, ठीक है। अगर S1 हो तो ग्रुप 1, इसी तरह S2 हो तो ग्रुप 2। अब सुन लो, आसान तरीका बता रहा हूं, P में जितने भी इलेक्ट्रॉन आ जाए, जितने भी, आपने P+12 करना है तो आपके पास ग्रुप आ जाएगा। यानी P में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप क्या हो जाएगा, 12 ऐड करो, 13, 13। P में जितने भी इलेक्ट्रॉन आ जाए उसमें 12 ऐड कर दो, 12, तो आपके पास ग्रुप आ जाएगा। सही है, मैं एग्जाम्पल भी देता हूं, भी समझाता हूं। इसी तरीके से हम ए लेवल्स के अंदर किसी एलिमेंट का पीरियड कैसे पहचानते हैं, हाउ डू वी आइडेंटिफाई द पीरियड ऑफ एन एलिमेंट, पहचानते कैसे। तो बेटा याद रखिएगा, हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा, हाईएस्ट नंबर इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं, आप जो मैंने लिखा है उसे जरा एक दफा समझो, ये देखो, सही है, गौर कंसंट्रेट कीजिएगा। एक एलिमेंट है X, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चल रही है 1s2, 2s2, 2p2। गौर से देखिएगा, अब मुझसे पूछ रहा है कोई इसका ग्रुप और पीरियड बताओ, ठीक है। तो पहले ये बताओ इसके P में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 2+12 करो, 14, तो ग्रुप 14 हो गया बेटा, 2+12। P में जितने भी इलेक्ट्रॉन हो उसमें 12 ऐड कर दो, आ जाओ। पीरियड कैसे पहचाने, हाईएस्ट नंबर देखिएगा, लुक एट हियर, 1 2 2, 1 2 2 में हाईएस्ट नंबर क्या है, 2,
पीरियड 2। एक और एग्जाम्पल देता हूं, यहां देखिएगा, सीखो सीखो इसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये एक्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं मैं इसकी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, और मैं आपसे बोलता हूं इसका ग्रुप और पीरियड बताओ। चलो सबसे पहले ग्रुप बताओ, पहले बताओ पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। ग्रुप क्या होना चाहिए? p+12 करो, p+12। तो बताओ अगर p में 5 है तो ग्रुप क्या हो गया? 17। समझ में आ गई? आ जाओ, इसका पीरियड निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट नंबर ढूंढो, सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा? अब नहीं, हाईएस्ट नंबर 1 2 2 3 3, हाईएस्ट नंबर बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रहा हूं। हाँ, हाईएस्ट नंबर क्या है? 3, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा? 3। एक आखिरी सवाल बताता हूं ताकि मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। आखिरी सवाल सुनिएगा, लुक एट हियर, ये एक्स है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p3। क्या आप मुझे इस एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं? आसान है। ग्रुप बेटा, p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। 3+12 करो, क्या हो गया? 15। इसका ग्रुप क्या हो गया बेटा? 15। अब सोचो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको हाईएस्ट नंबर क्या नजर आ रहा है? 4 है ना बेटा, इसका मतलब है इसका पीरियड क्या हो गया? 4। अच्छा, मेरे ख्याल है मैं आपको एस की भी एक एग्जाम्पल दे दूं, वेट करो, एक एग्जाम्पल आपको एस की भी देता हूं। जैसे बेटा एक्स है कोई, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। क्या आप मुझे इसका ग्रुप और पीरियड सजेस्ट कर सकते हैं? व्हाट इज द ग्रुप एंड व्हाट इज द पीरियड? हाँ भाई, ग्रुप क्या होगा? एस में 1 आ रहा है, ग्रुप 1, शाबाश। और बेटा पीरियड क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट नंबर पहचान, 4। अब बताओ मेरी बात समझ आ गई? हाँ भाई, क्लियर है? बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और करवा के एक ये हो गया पीरियोडिक टेबल कॉन्सेप्ट, ठीक है? आपको पता चल गया पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एंडिंग प्रोबेबिलिटी 4 है। क्यों है? क्योंकि 4 सब एनर्जी लेवल है, ठीक है? हर ब्लॉक के अंदर इतने इतने कॉलम्स क्यों है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 कॉलम है। पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 कॉलम है। डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 कॉलम, ठीक है? तो जितनी जितनी प्रोबेबिलिटी उतने उतने कॉलम्स, कितनी सिंपल सी बात। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया बेटा कि पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप और पीरियड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे पहचानते हैं। तो बेटा ग्रुप पहचानने का आसान तरीका ये है कि एस में 1 हो तो ग्रुप 1, एस में 2 हो तो ग्रुप 2। उसके बाद पी में जितने भी इलेक्ट्रॉन हो उनमें 12 ऐड करो, नंबर ऑफ ग्रुप उसका ग्रुप आ जाएगा। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल ये आएगा कि सर आपने डी ब्लॉक के बारे में नहीं बताया, उसके बारे में अलग से बताऊंगा, अलग से, ठीक है? अब हमारा एक नया जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में अलग से बताऊंगा कि उसको कैसे पहचानते हैं। वैसे तो डी पे एंड हो रही है तो डेफिनेटली तो डी ब्लॉक ही हो गया ना। अब देखिएगा यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है बेटा, छोटा सा ये है ट्रांजिशन एलिमेंट कॉन्सेप्ट। ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं? देखो बेटा, पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं, बस 2 मिनट का है कॉन्सेप्ट, बहुत छोटा सा ही है, तो समझ में आ जाएगी बात। ट्रांजिशन एलिमेंट कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते क्या है? तो एलिमेंट्स, पहले मैं डेफिनेशन लिख दूं फिर मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। एलिमेंट्स which have
minimum one ion with minimum one ion with electronic configuration range of D1 to D9, D1 to D9, ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास मिनिमम एक आयन ऐसा हो जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 से D9 के बीच में, हम उन्हें कहते हैं ट्रांजिशन। मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, आई होप बात समझ में आ जाएगी। और वो जो ओ लेवल्स में कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट खराब थे वो भी सही हो जाएंगे, हाँ वो भी तुम्हें और अच्छे समझ में आ जाएंगे। अब देखिए बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 है, ठीक है। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये होगा आर्गन 3d1 4s2, ठीक है। आप चाहो तो 4s2 पहले लिख दो, 3d1 बाद में लिख दो, कोई इशू नहीं, ठीक है। अच्छा, स्कैंडियम का एक ही आयन होता है, स्कैंडियम 21 विद 3+ चार्ज। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो बेटा 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, आर्गन। 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। अब सोचो, क्या स्कैंडियम का मिनिमम एक आयन भी ऐसा है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 से D9 की रेंज में आ रही हो? नहीं, है ही नहीं। इसका मतलब है स्कैंडियम डी ब्लॉक एलिमेंट जरूर है, स्कैंडियम ट्रांजिशन नहीं है। एक एग्जाम्पल आपको और देता हूं, जरा देखिएगा। जिंक बेटा, ओ लेवल में अक्सर बच्चे बहस करते हैं जिंक ट्रांजिशन है, आप बोलते क्यों नहीं है? मैं बोलता हूँ नहीं है। नहीं नहीं, वाइट नहीं होता। हाँ, उस वक्त तो हम रीजन भी नहीं पढ़ते ना, रीजन देखिएगा। जैसे जिंक है बेटा, जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन 3d10 और 4s2। अगर जिंक का एक ही आयन है होता है और वो भी 2+, तो अगर ये 2+ में ही एग्जिस्ट करता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, आर्गन 3d10। हम कह रहे हैं किसी एलिमेंट का मिनिमम एक आयन ऐसा हो जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस रेंज में हो, D1 से D9। तो स्कैंडियम के पास तो D है ही नहीं, जिंक के आयन के पास D है बट D1 से D9 की रेंज नहीं है, तो इसका मतलब है जिंक भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अब आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। आयरन को देखिएगा बेटा, आयरन 26 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आप बोलेंगे आर्गन 3d6 4s2, ठीक है। अच्छा, आयरन के दो कॉमन आयन होते हैं, तो आपने कहा आयरन 26 विद 2+ चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा, आर्गन और 3d6। एग्री करते हो? अगर आयरन का एक और आयन भी हो, आयरन 3+ वाला, तो अब इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव करोगे, 3d से, तो ये क्या हो जाएगा, 3d5। एग्री? बच्चों वाली बात है। मुझे बताओ, शर्त यह है कि मिनिमम एक आयन हो। आयरन के दो आयन्स हैं और दोनों आयन्स की रेंज क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, D1 टू D9 के बीच में, यस और नो? इसीलिए आप कहते हो आयरन एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। एक आखिरी बात, लास्ट बात, ये भी मुझे यकीन है आपको याद रहेगी। कॉपर, कॉपर 29 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे बेटा तो आप बोलोगे आर्गन 3d10 4s1, आर्गन 3d10 4s1। अब जरा सोचो, ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है पता है? एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सी दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन है, कॉपर और क्रोमियम, ठीक है बेटा, याद रखना, भूलना मत इसको। अब सुनिए, कॉपर के दो आयन्स होते हैं, एक होता है कॉपर 29 विद +1 चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करोगे बेटा, आप कहोगे आर्गन और 3d10।
एक कॉपर का और आयन होता है कॉपर 29 विद +2 चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करना है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? आप कहेंगे आर्गन 3d9। सोचो, क्या कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट होगा? तो आप कहेंगे कॉपर एलिमेंट का मिनिमम एक आयन ऐसा है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस रेंज में आ रही है? D1 से D9 की रेंज में। इसीलिए आप कहते हैं कि कॉपर भी ट्रांजिशन एलिमेंट है। आपने इससे सीखा क्या? देखो, पहले हम लोग बोलते थे ज़माना जाहिलियत में कि ग्रुप 2 और ग्रुप 13 के बीच में जो भी कुछ होता है वो सब ट्रांजिशन होते हैं। ऐसा नहीं है, वो सब के सब डी ब्लॉक एलिमेंट है, वो ट्रांजिशन नहीं है, उनमें ट्रांजिशन। तो फर्क क्या है? छोटा सा फर्क याद रखिएगा बेटा। ऑल, एक छोटा सा की पॉइंट याद रखिएगा। आप ऐसा जरूर कह सकते हो कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिलोंग टू ब्लॉक डी, बट not all D block elements are transition elements. Yes, आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने, तुम शायद एब्सेंट तो हो सकता है मे बी बेटा, याद रखिएगा 4s को पहले लिखो बाद में लिखो से फर्क नहीं पड़ता, 4s को पहले फिल करना है, इसका ध्यान। कुछ लोग पहले लिखते हैं, कुछ लोग बाद में लिखते हैं, और अगर आपको भूल गया है तो आप मेरा 4s 3D वाला कॉन्सेप्ट का लेक्चर दोबारा देख लीजिएगा। 4s 3D है, मैं बता दूंगा, चलो मैं बता, ठीक है। तो अगर आपको 4s 3D का कॉन्सेप्ट भूल गया है बेटा, तो आप वो पिछला वाला जो लेक्चर है वो आप उसको वापस देख लीजिएगा। इंशाल्लाह इसको यहीं से कंटिन्यू करूंगा अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा बेटा, दुआ में याद रखिएगा। हाफिज।